मोहल्ले की सबसे बड़ी 10 फीट खिड़की वाली रसोई वाला ससुराल। दोपहर का समय होता है। तेज गर्मी पड़ रही होती है। घर के एक छोटे से किचन में बड़ी बहू सुनीता खाना बना रही होती है। किचन इतना छोटा होता है कि वहाँ ठीक से सांस लेना भी मुश्किल होता है। ऊपर से छोटा सा एग्जॉस्ट गर्म हवा ही बाहर फेंक रहा होता है। हे भगवान, आज तो जान ही निकल रही है गर्मी से। सुनीता अपने पल्लू से पसीना पोंछते हुए रोटियां बनाने लगती है। गैस की गर्मी से उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है। अरे बहू, इतनी देर हो गई है, अभी तक तेरा खाना नहीं बना। माँ जी, आपको तो पता है कि किचन में कितनी गर्मी है। ऊपर से ये एग्जॉस्ट भी बंद है। ये एग्जॉस्ट बदलवा दीजिए ना, बिल्कुल हवा नहीं देता। अरे बहू, तेरे नखरे बहुत हैं। इतने साल में इसी किचन से खाना बना रही है, अब अचानक क्या दिक्कत होने लगी? माँ जी, बस कह रही थी मैं, बहुत घुटन होती है यहाँ। काम पर ध्यान दे, काम पर। हर समय शिकायत अच्छी नहीं लगती बेटा। सुनीता चुप हो जाती है। वो फिर खाना बनाने लगती है। गर्मी की वजह से उसकी हालत खराब हो रही होती है, लेकिन घर में उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं होता। ऐसे ही समय बीत रहा था। कुछ दिनों बाद घर में नई बहू काजल आती है। शादी के बाद धीरे धीरे वो घर के काम सीखने लगती है। शुरुआत में तो सब ठीक चलता है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, काजल को भी उस छोटे किचन में परेशानी होने लगती है। एक दिन दोनों बहुएं सुबह में साथ में खाना बना रही होती हैं। गैस पर दाल चढ़ी होती है और दूसरी तरफ सब्जी बन रही होती है। पूरा किचन धुएं और गर्मी से भरा होता है। तभी काजल कहती है, भाभी, इस छोटे से किचन में तो दम घुटता है। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से ना ही यहाँ पंखा है और ना ही कोई कूलर। एक ही एग्जॉस्ट है, वो भी अच्छी तरह नहीं चलता। हाँ काजल, मैं भी पहले बहुत परेशान होती थी, लेकिन धीरे धीरे अब मेरी आदत पड़ गई है इस गर्मी को बर्दाश्त करने की। कुछ दिनों में तो मेरी आदत हो जाएगी। लेकिन माँ जी कुछ करवाती क्यों नहीं? अरे मैंने तो बहुत बार बोला है। तभी अचानक एग्जॉस्ट बंद हो जाता है। अरे ये क्या हुआ? बस अब तो और बुरा हाल होगा। धुआं धीरे धीरे पूरे किचन में भरने लगता है। दोनों बहुएं खांसने लगती हैं। तभी काजल, नहीं भाभी, ऐसे तो सच में बेहोश हो जाऊंगी मैं। क्या इस घर में कोई और पंखा नहीं है? हम किचन में लगा लें। हाँ, एक है, एक स्टोर रूम में है। वहाँ शायद पुराना टेबल फैन रखा है। चल कर देख लेते हैं। दोनों बहुएं किचन से बाहर आती हैं और घर के पीछे वाले हिस्से की तरफ चली जाती हैं। वहाँ एक पुराना कमरा होता है, जिसे सालों से स्टोर रूम बनाया गया होता है। सुनीता दरवाजा खोलती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, ठंडी हवा का झोंका दोनों के चेहरे से टकराता है। अरे वाह! दोनों अंदर आती हैं। कमरा बहुत बड़ा और खुला हुआ होता है। कमरे की एक पूरी दीवार बड़ी लोहे की जाली से बनी होती है। जाली के ठीक पीछे बड़ा नीम का पेड़ होता है, जिसकी ठंडी हवा लगातार कमरे में आ रही होती है। भाभी, ये तो बहुत अच्छा कमरा है। हाँ काजल, मैं भी इसे पहली बार ठीक से देख रही हूँ। कमरे में पुराने बर्तन, लकड़ी के बॉक्स और टूटे सामान रखे होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ बहुत सुकून महसूस हो रहा होता है। ये सब देखकर काजल, यहाँ तो बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही। सच में किचन से तो 1000 गुना अच्छा है ये। काजल जाली के पास जाकर खड़ी हो जाती है और ठंडी ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ रही होती है। भाभी, क्यों ना हम इसे अपना किचन बना लें? शायद माँ जी मानेंगी क्या? अरे क्यों नहीं मानेंगी, हम लोग भी तो इंसान हैं। इतनी गर्मी में कौन खाना बनाता है? तभी पीछे से तेज आवाज आती है, इस कमरे में कभी किचन नहीं बनेगा। दोनों बहुएं डरकर पीछे मुड़ती हैं। सावित्री गुस्से में खड़ी होती है। अरे किसने कहा तुम दोनों को यहाँ पर आने के लिए? माँ जी, वो किचन में एग्जॉस्ट बंद हो गया था, बस धुआं भर गया था, तो हम यहाँ पर आके फैन ढूंढ रहे थे। फैन लेकर निकलो यहाँ से, और खबरदार जो दोबारा इस कमरे में कदम रखा। लेकिन माँ जी, यहाँ तो इतनी अच्छी जालीदार खिड़कियाँ हैं और ये कमरा भी कितना हवादार है। हम यहाँ बहुत अच्छा किचन बना सकते हैं। वैसे भी हमारा किचन तो बहुत गर्म है। मैंने कहा ना, किचन नहीं बनेगा। सावित्री दोनों को डांट कर बाहर निकाल देती है। काजल और सुनीता पंखा उठाकर वहाँ से चली जाती हैं। दोनों रसोई में जाती हैं, पंखा चलाने की कोशिश करती हैं,
लेकिन पुराना होने की वजह से वो पंखा भी नहीं चलता और उन्हें गर्मी में ही खाना बनाना पड़ता है। रात के समय काजल अपने कमरे में बैठी थी, तभी मोहन वहाँ आते हुए, और क्या हुआ? क्या होगा भला, एक तो गर्मी से इतना परेशान, ऊपर से इतना गर्म किचन, और तुम्हारे घर में कोई सुनता भी है नहीं। अरे क्या हो गया, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं मोहन, दरअसल आज मैं पंखा ढूंढने के लिए स्टोर रूम गई थी। मैंने देखा कि स्टोर काफी हवादार है, इतना हवादार कमरा खाली पड़ा है और हम लोग उस छोटे से तंदूर जैसे किचन में जल रहे हैं। क्यों ना हम स्टोर रूम में ही किचन नहीं बना सकते? तुम स्टोर रूम में गई थी? हाँ, तो उसमें क्या? माँ उस कमरे के बारे में कुछ सुनना पसंद नहीं करती। अरे लेकिन क्यों? पता नहीं, बचपन से माँ ने वहाँ जाने भी नहीं दिया हमें। मतलब पूरे घर में किसी को कुछ पता ही नहीं? नहीं काजल, शायद पुरानी बात है जो मन किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, और बेहतर यही होगा कि तुम भी इस बारे में बात ना करो। रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाओ। काजल चुप हो जाती है। अगले दिन जब वे सुनीता और काजल फिर से उसी छोटे से किचन में खाना बना रही होती हैं, दोनों के पसीने से बुरा हाल होता है। भाभी, माँ जी को कैसे मनाएं? कोई वो रूम हमें रसोई बनाने के लिए दे दे। नहीं काजल, नहीं मानेंगी, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। शांति बुआ वहाँ आती हैं। नाश्ता करने के बाद शांति बुआ सभी से बातें करते हुए, अहे भगवान, बहुत गर्मी पड़ रही है। अरे गर्मी में मुझे याद आया कि तुम्हारा किचन तो बहुत छोटा है, बहुएं वहाँ कैसे काम करती होंगी? अरे वहाँ तो गर्मी होती होगी, कोई खिड़की भी नहीं है वहाँ तो। हाँ बुआ जी, आप भी समझाइए ना माँ जी को। किस बात के लिए? अरे उस बड़े वाले स्टोर रूम को किचन बनवा दे, वहाँ ना बहुत अच्छी हवा आती है और वो कमरा थोड़ा ठंडा भी है। शांति बुआ का चेहरा अचानक बदल जाता है और वो गुस्से में कहती हैं, अरे उस कमरे की बात मत करो बेटा। क्यों बुआ जी? तभी अचानक सावित्री भी वहाँ आ जाती है और बुआ जी से बातें करती है। थोड़ी देर बाद बुआ जी शांति को समझाते हुए कहती हैं, अरे सुन तो लो सावित्री, कब तक उस पुराने हादसे की वजह से बहुओं को तकलीफ दोगी? अरे दीदी, मैंने कहा ना, वो अब कभी नहीं होगी। लेकिन बहुओं को तो उस बारे में कुछ नहीं पता। अरे नहीं पता है ना, और ना पता करने की जरूरत है। किचन जहाँ है वहीं रहेगा, बस बात खत्म। सावित्री की बात सुनकर शांति चुप हो जाती है। बुआ जी, कौन सा हादसा? अरे बेटा, बस इतना समझ लो, उस कमरे के पीछे एक बहुत बड़ा राज है। कैसा राज? अरे लेकिन मैं कुछ नहीं बता सकती बेटा। लेकिन हम कब तक ऐसे परेशान होंगे? अरे कुछ बातें ना ही जानो तो बेटा अच्छा होता है। थोड़ी देर बाद शांति बुआ वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन काजल के मन में अब उस कमरे का राज जानने की जिद बैठ चुकी थी। रात को काजल सो नहीं पाती। उसके दिमाग में बार बार वही जाली वाला कमरा घूम रहा होता है। अब तो मुझे सच में जानना है, लेकिन कैसे? अगले दिन काजल सुनीता के साथ सब्जियां लाने बाजार जाती है। वापसी में वो सुनीता से कहती है, सुनीता भाभी, हमें किसी भी तरह पता करना होगा कि आखिर ऐसा क्या राज है कि जिस वजह से माँ जी हमें उस स्टोर रूम में किचन नहीं बनाने दे रही। कोई तो होगा जो हमें इस राज के बारे में बता सके। हाँ काजल, एक औरत है जो हमें इस बारे में बता सकती है। मोहल्ले की काकी, बूढ़ी काकी, उन्हें सब पता रहता है। हाँ, चलो उन्हीं से पूछते हैं। दोनों बहुएं एक दूसरे को देखती हैं। दोनों के मन में अब उस पुराने स्टोर रूम का रहस्य जानने की बेचैनी बढ़ चुकी है। अगली सुबह घर का काम खत्म करने के बाद सुनीता और काजल मोहल्ले के एक पुरानी काकी के घर जाती हैं। काकी घर के बाहर चारपाई पर बैठी पंखा झल रही होती हैं। राम राम काकी। अरे खुश रहो। कैसी हैं काकी? अब इस उम्र में कैसी रहूंगी, अब बोलो क्या काम है? काजल और सुनीता एक दूसरे को देखने लगती हैं। काकी, हमें आपसे एक बात पूछने आए थे। कैसी बात? हमारे घर के पीछे जो बड़ा स्टोर रूम है ना। इतना सुनते ही काकी का चेहरा बदल जाता है। मुझे नहीं पता, जाओ यहाँ से। काकी, हमने तो बस। अरे कहा ना, कुछ नहीं सुनना। काकी गुस्से में अंदर चली जाती हैं।
काजल और सुनीता मायूस होकर घर आने लगती हैं। मैंने कहा था ना कोई नहीं बताएगा। नहीं भाभी, काकी को सब पता है, तभी तो इतना घबरा गई। शाम को काजल फिर से काकी के घर जाती है। इस बार उसके हाथ में मिठाई और फल होते हैं। अब तो फिर आ गई। आपके लिए मिठाई लाई हूँ। मुझे नहीं चाहिए। अरे पहले चखिए तो सही। काजल प्यार से काकी के पास बैठ जाती है। वो उनके पैर दबाने लगती है। अरे रहने दे बेटा। आप हमारी बड़ी हैं, सेवा करने दीजिए। धीरे धीरे काकी का गुस्सा कम होने लगता है। तू बड़ी तेज लड़की है। अब आप बताइए ना काकी, उस कमरे में ऐसा क्या हुआ था? काकी कुछ देर चुप रहती हैं, फिर गहरी सांस लेती हैं। देख बेटा, जो मैं बात बता रही हूँ बाहर नहीं जाना चाहिए। नहीं जाएगी। तभी सुनीता भी वहाँ आ जाती है। जब तेरी सास सावित्री इस घर में नई बहू बनकर आई थी ना, तब वही स्टोर रूम घर की रसोई हुआ करता था। काजल और सुनीता ध्यान से सुनने लगती हैं। उस समय वहाँ ये बड़ी जाली नहीं थी, बस छोटी सी खिड़की थी। रसोई में बहुत घुटन होती थी। बिल्कुल अभी वाले किचन जैसी? हाँ, बिल्कुल वैसी। फिर जाली किसने बनवाई? तेरी सास ने। सावित्री बोली कि बड़ी जाली होगी तो हवा आएगी और गर्मी कम लगेगी, लेकिन उसकी सास ने मना किया था। वो कहती थी कि बड़ी खिड़की तेज हवा रसोई के लिए ठीक नहीं होती। फिर सावित्री नहीं मानी। उसने जिद करके वो बड़ी जाली बनवा दी। सब कुछ ठीक चला। फिर एक दिन बहुत तेज हवा चली। उस दिन सावित्री खाना बना रही थी, उसकी सास बाहर वहीं बैठी थी। थोड़ी देर के लिए सावित्री गई और तभी आग लग गई। आग? हाँ, गैस की वो लौ तेज हवा में भड़क गई। पूरा कमरा जल गया। फिर उसकी सास नहीं बची बेटा। हे भगवान। उसी दिन से सावित्री खुद को दोष देती है। उसे लगता है अगर वो जाली न बनवाई होती तो उसकी सास जिंदा होती। इसलिए माँ जी उस कमरे में किचन बनने नहीं देना चाहती। हाँ बेटा, वो बात आज तक किसी को नहीं बताई उसने। काकी की बात वो सुनकर दोनों बहुएं चुप हो जाती हैं। घर लौटते समय सुनीता उदास होती है, लेकिन काजल सोच में डूबी रहती है। माँ जी ने कितना सहा होगा। भाभी, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। क्या? सिर्फ हवा से इतनी बड़ी आग कैसे लग सकती है? सुनीता काजल को देखने लगती है। मतलब आजकल भी तो कितने घरों में बड़ी बड़ी खिड़कियां होती हैं, हर जगह आग थोड़ी लगती है। सुनीता भी सोच में पड़ जाती है। बात तो सही है। हाँ भाभी, मुझे तो लगता है पूरा सच कुछ और है। उसी रात दोनों बहुएं चुपके से फिर से स्टोर रूम में जाती हैं। कमरे में हल्का अंधेरा होता है। जाली से ठंडी हवा अंदर आ रही होती है। नीम के पत्तों की आवाज पूरे कमरे में सुनाई दे रही होती है। मगर माँ जी ने देख लिया तो? बस थोड़ी देर और देखते हैं। दोनों कमरे में ध्यान से देखने लगती हैं। पुराने बर्तन, लकड़ी के बॉक्स और टूटे सामान हर तरफ रखे होते हैं। तभी काजल की नजर दीवार के उस कोने पर पड़ती है। भाभी इधर आओ। क्या हुआ? काजल दीवार के पास झुकती है। वहाँ पुराने जले हुए निशान होते हैं। ये देखो, ये निशान जाली के पास नहीं है। हाँ, अगर हवा से आग फैली होती तो निशान जाली के पास ज्यादा होते। काजल दीवार को हाथ से छूती है। तभी दीवार के अंदर तार का जला हुआ एक टुकड़ा बाहर निकलता है। भाभी, ये देखो, ये तो पुराना तार लग रहा है। काजल ध्यान से उस हिस्से को देखने लगती है। मुझे लगता है आग यहाँ से शुरू हुई थी। मतलब शायद वायरिंग में कुछ गड़बड़ थी। अगले दिन काजल अपने जानने वाले इलेक्ट्रीशियन को घर बुलाती है। इलेक्ट्रीशियन कमरे की दीवार के पास जाकर जले हुए हिस्से को देखने लगता है। अरे ये आग हवा से नहीं लगी थी। सुनीता और काजल हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। फिर कैसे लगी? यहाँ एक पुरानी वायरिंग थी। देखो, ये तार पूरी तरह जले हुए हैं। वो दीवार का थोड़ा हिस्सा हटाता है। अंदर पुराने तार दिखाई देते हैं। अरे ये वायरिंग बहुत खराब तरीके से की गई थी। मतलब?
गर्मी और तेल की वजह से तार धीरे धीरे पिघल गए होंगे, फिर स्पार्क हुआ होगा और आग फैल गई होगी। लेकिन सबको लगा हवा की वजह से आग लगी है। अरे क्योंकि उसी समय हवा तेज चली होगी, लेकिन असली वजह शॉर्ट सर्किट था। सुनीता और काजल एक दूसरे को देखने लगती हैं। मतलब माँ जी इतने साल बेवजह खुद को दोष देती रही। हमें माँ जी को सच बताना होगा। दोनों बहुएं कमरे के बाहर आती हैं। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। माँ जी ये बात सुनकर टूट जाएंगी, लेकिन अब सच छुपाना भी गलत है। दोनों तय करती हैं कि सही समय देखकर सावित्री को पूरी बात बताएंगे। अगले दिन सुबह का समय होता है। सावित्री छोटे किचन में खाना बना रही होती है। गर्मी की वजह से लगातार उसके माथे पर पसीना आ रहा होता है। छोटा एग्जॉस्ट फिर से आवाज कर रहा होता है, लेकिन ठीक से हवा नहीं दे रहा होता। बाहर खड़ी काजल और सुनीता अपनी सास को देख रही होती हैं। माँ जी इतने साल से ये सब सह रही हैं और खुद को भी दोष देती रही। कुछ देर बाद सावित्री गैस बंद करके बाहर आती है। अरे क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो दोनों? माँ जी हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। सावित्री दोनों के चेहरे देखने लगती है। उसे कुछ अजीब महसूस होता है। अरे क्या बात है? तीनों कमरे में बैठ जाती हैं। कुछ देर तक चुप रहती हैं। माँ जी हम कल काकी के पास गए थे। इतना सुनते ही सावित्री का चेहरा उतर जाता है। मैंने मना किया था ना उस कमरे की बात करने से। माँ जी हमें सब पता चल गया। सावित्री धीरे धीरे नजरें झुरा लेती है। तो अब तुम लोग भी ये सोचती होगी कि मेरी जिद ने सास की जान ले ली? माँ जी ऐसी बात नहीं है। सच तो यही है, अगर मैं वो जाली ना बनवाती तो शायद आज वो जिंदा होती। उन्होंने मना किया था मुझे, लेकिन मैं नहीं मानी। माँ जी आग जलने की वजह कुछ और थी। क्या मतलब? हम कल स्टोर रूम गए थे, वहाँ पुराने हुए जले तार मिले। क्या? तभी बाहर से इलेक्ट्रीशियन अंदर आता है। उसके हाथ में पुराने जले हुए तार होते हैं। नमस्ते। अरे ये कौन है? माँ जी मैंने इन्हें बुलाया था। इलेक्ट्रीशियन पुराने तार सावित्री के सामने रखता है। ये उसी कमरे की पुरानी वायरिंग है जो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। सावित्री चुपचाप तारों को देखने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जी हो सकता है, देखिए तार पूरी तरह जले हुए हैं। बहुत साल पहले खराब फिटिंग की गई होगी। दीवार के जले हिस्से की तस्वीर भी दिखाता है। आग इसी कोने से शुरू हुई थी, जाली वाली तरफ से नहीं। सावित्री के हाथ कांपने लगते हैं। मतलब इतने साल? माँ जी आपकी गलती नहीं थी, लेकिन उस दिन हवा भी तो चली गई थी ना। हवा बाद में आई होगी, असली आग पहले वायरिंग से लगी थी। माँ जी आपने इतने साल अकेले ये सब सहा। मैं तो रोज खुद को दोष देती रहती थी। हर बार उस कमरे को देखकर लगता था ये मेरी वजह से हुआ। पर नहीं माँ जी, आपने कुछ गलत नहीं किया। सावित्री रोते रोते चुप हो जाती है। तभी शांति बुआ वहाँ आती हैं। अरे क्या हुआ? बुआ जी आग जाली की वजह से नहीं लगी थी। शांति बुआ हैरानी से सावित्री को देखने लगती हैं। दीदी मैं इतने सालों से डर में जीती रही। अरे सावित्री! सावित्री रोते हुए शांति बुआ के गले लग जाती है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी खुद को सजा दी दीदी। माँ जी अब उस कमरे से डर न छोड़ दीजिए, हम सब मिलकर उसे ठीक कर देंगे। लेकिन फिर से कुछ हो गया तो? अब कुछ नहीं होगा, इस बार हम सही तरीके से करेंगे। अगले दिन पूरा परिवार स्टोर रूम की सफाई शुरू करता है। पुराने बॉक्स उठाए जाते हैं, टूटे बर्तन बाहर निकाले जाते हैं, सालों से जमा धूल साफ की जाती है। जाली के पास खड़ी सावित्री चुपचाप सब देख रही होती है। माँ जी देखिए कितना खुला हुआ कमरा है। हाँ यहाँ तो बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। धीरे धीरे कमरे की मरम्मत शुरू हो जाती है। नई वायरिंग लगती है, बड़ा एग्जॉस्ट लगाया जाता है, चिमनी भी फिट होती है। सावित्री हर काम को ध्यान से देखती रहती है। माँ जी डर लग रहा है? अरे थोड़ा सा। इस बार कुछ गलत नहीं होगा।
कुछ दिनों बाद किचन पूरी तरह से तैयार हो जाता है। वही पुराना स्टोर रूम अब सुंदर और खुला किचन बन चुका होता है। जाली से नीम की ठंडी हवा लगातार अंदर आ रही होती है। अब सच में खाना बनाने का मन करेगा और अब कोई गर्मी भी परेशान नहीं करेगी। सावित्री धीरे धीरे जाली के पास जाकर खड़ी हो जाती है। हवा उसके चेहरे को छूती है। उसकी आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार डर नहीं होता। अरे क्या सोच रही है? अरे इतने सालों से मैं इस कमरे को गलत समझ रही थी। अरे जो होना था हो गया, तूने तो सजा काट ली ना। माँ जी, पहले खाना आप ही बनाइए। सावित्री कुछ पल के लिए चुप रहती है, फिर धीरे धीरे गैस के पास जाती है। उसके हाथ हल्के कांप रहे होते हैं। अरे डरिए मत माँ जी। सावित्री गैस जलाती है और इस बार उसके चेहरे पर डर कम और सुकून ज्यादा होता है। बाहर नीम के पेड़ से ठंडी हवा लगातार अंदर आ रही होती है। देखा माँ जी, कितनी अच्छी हवा आ रही है। अरे मैं इतने सालों से हवा को दोष देती रही। उसकी आवाज भर्रा जाती है। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार नए किचन में बैठकर खाना खाता है। इस बार किसी के चेहरे पर घुटन या परेशानी नहीं होती। सावित्री एक बार फिर उस जाली वाली दीवार को देखती है, जिस कमरे से वो सालों तक डरती रही। वही कमरा आज उसके घर की सबसे सुकून वाली जगह बन चुका है।